नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आशीष पांडे अध्ययन एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने घरों में अपने अपनी जगह पे बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और ईश्वर आपकी मेरी शुभकामनाओं के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आज साइंस का जो है दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और साथियों इसमें हम पढ़ेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र। ठीक साथियों, इसमें हम पढ़ेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है जो कि पाचन तंत्र था, डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम बात करेंगे इस चैप्टर की। साथियों एग्जाम में चाहे वो एसआई का हो, एसएससी का हो, लेखपाल का, वीडियो का, यहाँ तक कि स्टेट के भी एग्जाम हो, वहाँ पर इस चैप्टर से ढेर सारे प्रश्न आते हैं और हमेशा छात्र जो है समझ नहीं पाते कि जो क्वेश्चन है उनके आंसर कैसे दिए जाए। तो साथियों आज हम जो बताएंगे आपको, कोई भी एग्जाम होगा इससे बाहर, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, ये मेरी गारंटी है। और साइंस का पूरा कोर्स साथ में जीएस प्लस मैथ प्लस रीजनिंग का कंप्लीट एक पैकेज अध्ययन एकेडमी आपको दे रही है सिर्फ 499 रुपए के एक नॉमिनल फीस में, जिसे फीस नहीं, एक जान लीजिए कि जियो का पूरा एक महीने का कंप्लीट डाटा जो होता है ना 499, वही समझ लीजिएगा। आधे आप लोग ये जान लीजिए कि आप अपने लगभग पूरे डाटा जो है सोशल मीडिया पर तमाम प्लेटफॉर्म पर खर्च करते हैं, तो जान लीजिए डाटा की जो कीमत है वो हम ले रहे हैं आपसे 499। और जुड़िए हमारे साथ पेड सीट में और एंजॉय करिए, कंप्लीट करिए अपना पूरा कोर्स और अपनी उम्मीदों को एक अंतिम अंजाम दीजिए। ओके साथियों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को लेकर के। ओके चलिए, अब देखिए इस चैप्टर के 3 हिस्से हैं, माने इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जो पहला है वो है ब्लड, जो दूसरा है वो है ब्लड ग्रुप, रुधिर या इसे हम रक्त बोलते हैं और इसे कहते हैं रुधिर वर्ग। और जो तीसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है क्या, हार्ट या हृदय। ओके, तो परिसंचरण तंत्र में हम 3 बातों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ब्लड को, ब्लड ग्रुप को और हार्ट को। यही पूरा हमारा चैप्टर रहेगा। ठीक, तो जिसमें हमारा पहला सेगमेंट है वो रहेगा ब्लड। आइए हम सबसे पहले देखते हैं ब्लड को। ठीक है, ब्लड, ब्लड यानी रुधिर। रुधिर है क्या? आपने बहुत पहले सुना होगा, धर्मेंद्र की पुरानी फिल्मों में वो कहता था, हरामजादे मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तो क्या खून पीने के लिए होता है क्या? खून पीने के लिए, खून पीने के लिए नहीं होता। खून होता है हमारा किस लिए? ऑक्सीजन को पूरे शरीर में सप्लाई करने के लिए, CO2 को हमारी कोशिकाओं से बाहर निकालने के लिए, साथ ही साथ जितने भी हमारे भोज्य पदार्थ हैं, अन्य गैसें हैं, सबको सर्कुलेट करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, इस ब्लड के द्वारा ही हमारी कोशिकाओं को क्या मिलता है? फूड मिलता है, जिससे कि हम एनर्जी गेन करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं इस खून की कहानी को। ब्लड यानी खून या रुधिर। देखिए ब्लड जो है, ब्लड हल्का सा गाढ़ा एक तरल संयोजी ऊतक होता है। सबसे बड़ी बात, पहला क्वेश्चन यही समझ जाएगा आपका, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है एग्जाम में, रुधिर तरल संयोजी ऊतक है और यह जल से हल्का गाढ़ा, स्वाद में क्षारीय होता है, माने अल्कालाइन नेचर का,
और अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब होता है कि जिसमें हम आर पार देख न सके। ओके, तो दो बातें आप देखिए, ब्लड तरल संयोजी है। तरल क्यों है? क्योंकि यह लिक्विड फॉर्म में हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है। संयोजी क्यों है? क्योंकि यह जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है। और ऊतक क्यों है? क्योंकि यह क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है, कोशिकाओं का समूह है। दूसरी बात, यह गाढ़ा है, क्षारी है और अपारदर्शी है। क्षारी माने एल्कलाइन नेचर का है, तो इसका पीएच मान क्या होगा? 7.4, यानी रुधिर का पीएच क्या होता है? 7.4 होता है। दूसरी बात, कभी कभी आप कहते हैं ना, जब हमको लोग कर्स करते हैं, उलाहना देते हैं, ताना मारते हैं, तो लोग हमको कहते हैं, हम लोग जैसे कोई भी, बेटा तुम खून के आंसू रोगे। अगर इस बार तुम्हारा यूपीएसआई एग्जाम नहीं क्रैक हुआ तो बेटा तुम खून के आंसू रोगे, शादी भी हो नहीं पाएगी और रिश्ते भी तुम्हारे नहीं आएंगे, तो तुम खून के आंसू रोगे। तो खून के आंसू रोने का मतलब क्या? कि खून और आंसू दोनों में क्या है? बहुत गहरा संबंध है। और इसी प्रकार आंसू का पीएच भी क्या होता है? 7.4। याद रखिए, खून और आंसू दोनों के पीएच क्या होते हैं? सेम होते हैं। ओके, तो ब्लड क्या है? तरल संयोजी ऊतक है, गाढ़ा होता है, स्वाद में क्षारी होता है, अपारदर्शी, और इसका पीएच मान 7.4 होता है। दूसरी बात, पूरे शरीर में जो ब्लड की मात्रा होती है वो होती है पूरे वेट का 7 से 8%। याद रखिए इसको, मानव का जो वजन होता है, जो भी मनुष्य का वजन होता है, उसका 7 से 8% ब्लड होता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का वजन 60 केजी है तो उसके जो बॉडी में जो ब्लड की मात्रा होगी वो लगभग 4 से 5 लीटर, 4 से 5 लीटर आप कह सकते हैं। और इसे हम कहते हैं पूरे शरीर का 1/13वां भाग। याद रखिएगा, पूरे शरीर, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि मानव के शरीर का कितना हिस्सा ब्लड होता है, तो आपको याद रखना है 1/13वां हिस्सा ब्लड होता है। ओके, तो अब देखिए रुधिर का जो कार्य है हमारे शरीर में क्या है कि सभी प्रकार के पदार्थों, यानी भोज्य पदार्थों, अपशिष्ट पदार्थों, विभिन्न गैसों, ठीक, ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन जो भी है, तो इन सभी का क्या करना? सर्कुलेशन करना, यानी परिवहन करना। चूंकि यह परिवहन करता है, सर्कुलेशन करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसलिए इसे परिसंचारी ऊतक कहते हैं। परिसंचारी ऊतक यानी सर्कुलेटरी टिश्यू। क्या बोलते हैं इसे? परिसंचारी ऊतक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इतना तो आप जान ही गए होंगे कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो गाढ़ा होता है, क्षारी होता है और अपारदर्शी होता है। साथ ही इसका पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात यह क्षारी प्रकृति का है। दूसरी बात, मानव के भार का यह लगभग 7 से 8%, यानी लगभग 4 से 5 लीटर होता है। और यह शरीर में सभी प्रकार के पदार्थों का परिवहन करता है, इसलिए इसे परिसंचारी ऊतक या सर्कुलेटरी टिश्यू कहते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ब्लड के बनने में कौन कौन से घटक भाग लेते हैं। चलिए, रुधिर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड। अब देखिए, जो रुधिर की संरचना होती है वो होती है दो पदार्थों से मिलकर के। पहला है प्लाज्मा। आप देख रहे हैं इस वक्त कोरोना की महामारी में प्लाज्मा डोनेशन की बात सचिन तेंदुलकर से लेकर के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कह रहे हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि प्लाज्मा रुधिर का वह भाग है जिसे हम सुखा करके पाउडर के रूप में भी रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? इसे कहते हैं रुधिर कणिका। रुधिर कणिकाएं माने ब्लड कार्पस्कल्स। रुधिर की संरचना किससे होती है?
प्लाज्मा से होती है और रुधिर कणिकाओं से। ठीक, माने रुधिर के बनने में दो घटक भाग लेते हैं, एक प्लाज्मा और एक रुधिर कणिकाएं। तो इसमें हम देखेंगे पहले प्लाज्मा को। प्लाज्मा क्या है? ठीक, प्लाज्मा, अब देखिए प्लाज्मा जो है वो पूरे ब्लड में लगभग 55 से 60% होता है। प्लाज्मा पूरे ब्लड का 55 से 60% होता है और यह हल्का पीले रंग का एक द्रव है। हल्का पीले रंग का द्रव है। हल्का पीला क्यों है ये? मैंने कल पाचन में आपको बताया होगा कि हमारे जब हमारी आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिका जब नष्ट होती है तो उसमें बिलिरुबिन बिलिबार्डिन नामक के दो वर्णक होते हैं। उन्हीं पिगमेंट या वर्णक के नाते ही जो प्लाज्मा का क्या होता है? पीले रंग का होता है। जो बिलिरुबिन होता है वही इसको पीला रंग प्रदान करता है। अब देखिए प्लाज्मा हल्के पीले रंग का द्रव है जिसमें 90 से 92% जल होता है, माने पानी की मात्रा होती है। 90 से 92% जल होता है। 1 से 10% इसमें तमाम प्रकार की प्रोटीन, अब देखिए ब्लड में तमाम प्रोटीन होती है, जैसे एक होती है फाइब्रिनोजन। अभी आपको इस स्लाइड में भी हम सब चीजें बता देंगे, पहले आपको वैसे बता दें क्योंकि चैप्टर जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको स्लाइड के अलावा भी बताना जरूरी है। फाइब्रिनोजन, प्रोथाम्बिन, आपका एल्बुमिन, ठीक, प्रोटीन जो इसमें होती हैं प्लाज्मा में, फाइब्रिनोजन, प्रोथाम्बिन, एल्बुमिन और ढेर सारे कार्बनिक और अकार्बनिक माने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये फास्फेट, ध्यान रखिएगा। फिर से रिवाइज करते हैं। प्लाज्मा रुधिर का ज्यादा वाला भाग है, ये 55 से 60% होता है। यह एक हल्के पीले रंग का द्रव है जिसमें 90 से 92% क्या होता है? पानी होता है। 1 से 10% प्रोटीन होती है। प्रोटीन कौन कौन सी? फाइब्रिनोजन, प्रोथाम्बिन, एल्बुमिन, तमाम प्रोटीन्स होती हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। साथ ही साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट होते हैं। तमाम प्रकार के साल्ट होते हैं। अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं हमारे बॉडी में वो भी प्लाज्मा में घुले होते हैं। और सबसे बड़ी बात, प्लाज्मा का मुख्य कार्य जो है वह है हार्मोन्स को, हमारे बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं, हार्मोन्स को उनकी लक्ष्य कोशिकाओं तक माने टारगेट सेल तक पहुंचाना। याद रखिएगा इसको। क्या करता है प्लाज्मा? हार्मोन्स को उनकी लक्ष्य कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है ये बातें हम आपको हार्मोन्स वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लाज्मा क्लियर हो गया। रुधिर के संरचना में पहला भाग क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा 55 to 60% हल्के पीले रंग का द्रव, 90 से 92% जल, प्रोटीन्स होती हैं, फास्फेट होते हैं, सल्फेट होते हैं और सभी पदार्थ इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग के लिए। अब देखते हैं ब्लड कार्पसल्स या रुधिर कणिकाएं। मैंने कहा ना रुधिर कणिकाएं, ब्लड कार्पसल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जो रुधिर कणिकाएं होती हैं ब्लड में वो होती है 3 प्रकार की। पहले को बोलते हैं आरबीसी माने रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रुधिर कणिका, रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रुधिर कणिका। दूसरा है WBC, इसको बोलते हैं श्वेत या सफेद। ठीक है,
जिसे बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, ब्लड कार्पसल्स, ठीक है, श्वेत रुधिर कणिकाएं या इसे बोलते हैं श्वेत रुधिराणु। और तीसरा आपका है प्लेटलेट्स, ठीक, प्लेटलेट्स। देखिए रुधिर कणिकाओं के 3 भाग होते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट हैं और तीनों से आप एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं या व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, प्लेटलेट्स या क्या हुए ये प्लेटलेट्स, ठीक है। इसके भी नाम होते हैं साइंटिफिक, अब आपको हम 1 बाय 1 बताएंगे। पहले हम देखते हैं आरबीसी, ठीक, चलिए। बात करते हैं आरबीसी की। आरबीसी, अब देखिए आरबीसी से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं कि निर्माण कहाँ होता है, अंत कहाँ होता है, मात्रा कितनी होती है, क्या क्या इसकी खासियत है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं आरबीसी की। इसका देखते हैं निर्माण। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। यहां तो पहला क्वेश्चन बन गया अस्थि मज्जा, लेकिन बच्चों आजकल का एग्जाम में जो ट्रेंड चल रहा है उसमें इससे बढ़ के पूछता है कि अस्थि मज्जा के कौन से भाग में। तो अस्थि मज्जा के 2 भाग होते हैं, एक होता है लाल अस्थि मज्जा और एक होती है पीत अस्थि मज्जा, ठीक है। लाल अस्थि मज्जा और पीत अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, ठीक है। आजकल मेडिकल साइंस में बोन मैरो का ट्रांसप्लांट भी होता है, ठीक है, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा। तो जो आरबीसी है इसका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में, याद रखिएगा, लाल अस्थि मज्जा में। दूसरी बात, मात्रा कितनी होती है इसकी? मात्रा इसकी होती है लगभग 5 मिलियन, यानी आप कह सकते हैं 50 लाख से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर, माने प्रति घन मिलीमीटर ब्लड यानी रुधिर, माने ब्लड के 1 घन मिलीमीटर में जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं उनकी 50 लाख से 55 लाख तक कणिकाएं देखी जाती हैं। और ये मात्रा है मेल में यानी पुरुषों में। फीमेल में इसकी मात्रा कम होती है 40 से 45 लाख, ठीक है। तो याद रखिएगा आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। और इसकी मात्रा कितनी होती है? तो पुरुषों में 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर और महिलाओं में 40 से 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए निर्माण के कुछ बातें और है निर्माण की, उसको हम देख लें पहले। देखिए निर्माण जो है 2 अवस्था में होता है। पहला होता है क्वेश्चन, देखिए बच्चों मैंने क्या बोला आपसे, मैं आपको अगर पढ़ाऊंगा तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये हमारी गारंटी है। आप एग्जाम हर जब बैठेंगे ना तो आप आशीष पांडे को याद करेंगे, ये मेरी गारंटी है। ये क्वेश्चन सेम सर ने बताया था, सेम एग्जाम में आया। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, नहीं तो हमसे फिर मिलिएगा। अब देखिए भ्रूणावस्था होती है। भ्रूणावस्था ये क्या है? भ्रूणावस्था जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उस अवस्था को भ्रूणावस्था कहते हैं, ठीक है। बच्चे की जो भ्रूणावस्था होती है वो माँ के गर्भ में होती है। तो भ्रूणावस्था में जब आरबीसी बनती है तो यह बनती है लीवर में यानी यकृत। लीवर यानी यकृत बनती है और साथ ही साथ बनती है कहाँ पे? आपके स्प्लीन में। वही स्प्लीन या जिसे कहते हैं प्लीहा, स्प्लीन या प्लीहा, जिसे हम आरबीसी कब्रिस्तान कहते हैं, ठीक है। भ्रूणावस्था में माने एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है, बचपन की अवस्था माने गर्भावस्था में जो आरबीसी होती है उसका निर्माण होता है लीवर में और स्प्लीन में। लेकिन वयस्कावस्था में मतलब
एडल्ट स्टेज में इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। तो याद रखिएगा दोनों कंडीशन। अब पूछता कैसे है ये आपको डिपेंड करना है कैसे आप आंसर देंगे। अगर यहाँ पे बूढ़ावस्था पूछता है तो आप कहेंगे कि लीवर में या स्प्लीन में, और वयस्कावस्था में एडल्ट स्टेज में तो अस्थि मज्जा में। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, चलिए। अब देखिए निर्माण हो गया, मात्रा हो गई। अब इसकी वो देखते हैं आकार या शेप एंड साइज जिसको बोलते हैं, आकार देख लेते हैं। यह होती कैसी है? प्लेट के आकार की, माने तस्तरी के आकार की होती है, या हम इसे बोल सकते हैं उभयोत्तल। आप उत्तल और अवतल लेंस देखते होंगे ना, तो वही ये देखिए स्ट्रक्चर है, ठीक। यही संरचना है आरबीसी की, ठीक है। दूसरी बात, आकार कैसा था इसका? प्लेट के आकार का, उभयोत्तल आकार। दूसरा, जीवन काल। जीवन काल आप जानते ही होंगे, जीवन काल होता है 120 दिन। 120 दिन। दूसरी बात, केंद्रक। आप जानते ही होंगे, अभी आप कोशिका पढ़ेंगे आगे तो आपको बताया जाएगा कि जितनी शरीर में कोशिकाएं होती है उतना केंद्रक होता है। तो आरबीसी की जो कोशिका है, माने इसमें केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया था, लेकिन आप जानते हैं कि साइंस में अपवाद भी होते हैं। तो हमारे पास दो जानवर ऐसे हैं, ऊंट और लामा। ऊंट और लामा दो ऐसे प्राणी हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक होता है। ऊंट और लामा दो ऐसे प्राणी हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। दूसरी बात, स्क्रीनशॉट कर लेना तो लेते जाइएगा, हम आगे बढ़ते हैं ऐसे ही बताते हुए। अब देखिए केंद्रक नहीं होता, निर्माण कहाँ होता है ये बता लिया मैंने। अब देखिए दूसरी बात, आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, O2 का परिवहन करना, माने ऑक्सीजन का परिवहन करना। साथ ही साथ मैंने बताया आपको कि रुधिर में भोज्य पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, तमाम बातें होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आरबीसी का अंत कहाँ होता है? माने इसकी मृत्यु होती है ना, कोशिकाएं नष्ट होती हैं, तो 120 दिन के बाद जो इसका अंत होता है वो क्या होता है? वो होता है प्लीहा में। प्लीहा माने आपका स्प्लीन। इसलिए क्या बोलते हैं प्लीहा को? आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। प्लीहा को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ओके। अब दूसरी बात की जो आरबीसी की मात्रा होती है, अगर वो बढ़ जाए तो क्या होता है? अगर आरबीसी की मात्रा बढ़ जाए, आरबीसी की मात्रा बढ़ जाए तो हमारे लिए अच्छी बात है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि जब हम कहीं ऊंचाई पे चढ़ते हैं, ऊंचाई पर चढ़ते हैं अगर हम, तो आप देखते होंगे कि जैसे जैसे ऊंचाई पर हम चढ़ते जाते हैं तो हमारे वातावरण में O2 कमी होती है, O2 की कमी होती है। और जब हमारे शरीर में O2 कमी होती है तो आरबीसी की साइज क्या होती है? ये बढ़ने लगती है। आरबीसी की साइज बढ़ने लगती है, अर्थात अधिक से अधिक O2 गेन करने के लिए आरबीसी की साइज बढ़ती है, मात्रा बढ़ती जाती है। इस अवस्था को हाइपॉक्सिया बोलते हैं, अर्थात पूरा चेहरा लाल पड़ जाना। ओके, चेहरे में क्या? लालिमा आ जाना। इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। हाइपॉक्सिया तो नहीं आता एग्जाम में, लेकिन पॉलीसाइथीमिया अक्सर आता है। जब हमारे शरीर में O2 कमी होती है तो आरबीसी की मात्रा में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। इस अवस्था को क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं आपको। और जब हम वर्कआउट करते हैं तो सपोज हम कोई एक्सरसाइज के 1, 10, 2, 4 रेप मारते हैं, आप देखते हैं तो उसमें 10, 11, 12 करते करते हम थोड़े से क्या होते हैं? हाँफने लगते हैं। तो जो हम 12, 13, 14 बढ़ने लगते हैं तो होता क्या है? हमारी पूरी बॉडी के जो लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड, अरे जो उसमें होता है भैया, दूध में लैक्टिक अम्ल होता है ना, तो पूरी बॉडी में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल इकट्ठा होता है। जैसे ही लैक्टिक अम्ल इकट्ठा होता है तो क्या होता है? O2 हमें नहीं मिलता। इसी अवस्था को क्या बोलते हैं? हम थकावट कहते हैं।
और जैसे ही हम रिलैक्स करते हैं वापस पूरी लैक्टिक एसिड क्या होती है, बिखर जाती है और वापस हम O2 को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो आरबीसी जब हम O2 कमी होती है तो आरबीसी की मात्रा बढ़ती है, इस अवस्था क्या होते हैं, पॉलीसाइथीमिया। ओके बच्चों आगे बढ़ा जाए। आरबीसी के सारे जो फैक्ट थे हमने बता दिया, आरबीसी की मात्रा, आरबीसी का निर्माण, और सबसे बड़ी बात अब एक क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं उसका आंसर आप दीजिएगा। मैंने आरबीसी का निर्माण बताया, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो लाल अस्थिमज्जा में। ओके अब देखिए दो चीजें हम, अब क्वेश्चन जो हमारा था वो ये था कि रुधिर का निर्माण कहाँ होता है। रुधिर का निर्माण कहाँ होता है, ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है अक्सर, इसको हम बताएंगे आपको जब आप वीडियो देखेंगे और कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे तब बताएंगे रुधिर का निर्माण कहाँ होता है। तो हम आपको बता दें एक संकेत के तौर पर हमारी बॉडी में 3 लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इन्हीं तीनों में से एक लेयर में रुधिर की उत्पत्ति होती है। ठीक है, चलिए इसको आंसर आप लोग दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम WBC पर। WBC, अच्छा एक बात और, अगर कभी क्वेश्चन तो ऐसे नहीं आते लेकिन बता दें आपको जानकारी के लिए कि सबसे बड़ी आरबीसी जो होती है वो होती है हाथी की। हाथी की आरबीसी सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटी आरबीसी जो होती है वो होती है एक आपके हिरण की प्रजाति है कस्तूरी। आपने कहावत सुनी होगी कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाई। तो कस्तूरी एक क्या हिरण की प्रजाति है, उस कस्तूरी हिरण की जो आरबीसी है वो सबसे छोटी होती है। ठीक, चलिए WBC जिसे हम कहते हैं रुधिर का सिपाही, आपने कहानी पढ़ी होगी कलम का सिपाही, आज आपको हम कराएंगे रूबरू रुधिर का सिपाही यानी ब्लड कॉप। ब्लड कॉप क्यों रुधिर का सिपाही बोलते हैं, क्योंकि जो WBC है यह हमारे शरीर में एंटीबॉडी बना करके हमारी इम्यूनिटी डेवलप करता है और रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो कौन मेंटेन करता है, WBC। अब देखते हैं WBC के प्रकार कितने होते हैं, कितनी प्रकार की WBC हमारे बॉडी में होती है। तो WBC 2 प्रकार की होती है। पहला होती है कणिकामय, कणिका युक्त या कणिकामय आप कह सकते हैं। दूसरी होती है कणिका विहीन। इसको बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट इसको बोलते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स। अब देखिए WBC जो होती है ये कणिकायुक्त जो WBC है इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला जो होती है वो होती है बेसोफिल। बेसोफिल, बेसोफिल जो होती है वो सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली WBC है। ये लगभग न के बराबर 0.5% होती है WBC, बिल्कुल न के मात्रा के बराबर WBC होती है। और इसकी मात्रा अगर हमारे बॉडी में थोड़ी सी बढ़ जाए तो हवा में जो एलर्जन होते हैं, मतलब आप जानते होंगे एलर्जन मतलब जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं, उस हवा के एलर्जन में हमारी रुधिर में एक प्रोटीन होती है हिस्टामीन। ये भी याद रखिए, हिस्टामीन। बहुत से लोगों को धूल से, धुआं से, डाई से, कलर से, कॉस्मेटिक से, तमाम पदार्थों से एलर्जी होती है। तो हमारी बॉडी में जो हिस्टामिन प्रोटीन है वो हवा के एलर्जन से तुरंत संपर्क करती है। कैसे, जब बेसोफिल की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाती है तो क्या होती है, हमें एलर्जी होती है। ठीक, बेसोफिल की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमें एलर्जी होगी। सबसे कम मात्रा में WBC यही होती है, कौन सी, बेसोफिल। ओके चलिए सेकंड देखते हैं। जो दूसरा है वो है इओसिनोफिल। अक्सर सुनते होंगे गांव देहात में कोई भी डॉक्टर बन जाता है और कहता है कि तुम्हें सर्दी जुकाम है, इस्नोफिलिया चेक करा लो। तो इओसिनोफिल की मात्रा जो हमारे बॉडी में होती है वो लगभग
10 से 15% या 5 से 15% तक होती है, और इसकी मात्रा बढ़ जाने पर वही हाल है बिन मौसम बरसात, यानी आपको महीने में 15 से 20 दिन 25 दिन सर्दी जुकाम के लक्षण जो हैं उत्पन्न हो जाएंगे। और भगवान करे इस मौसम में तो बिल्कुल ना हो, वरना कोई भी आपको क्या करेगा। आलम तो ये है कि कोरोना कोई बोलेगा भैया छींको खांसो ना कोरोना हो जाएगा, इस मौसम में बिल्कुल जान लीजिए कि तबाही मचा दिया है। तो इयोसिनोफिल एक दूसरी WBC है जिसकी मात्रा बढ़ने पर क्या होता है, सर्दी जुकाम के लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक, थर्ड देखते हैं न्यूट्रोफिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट WBC है ये न्यूट्रोफिल। ठीक, न्यूट्रोफिल की मात्रा WBC में सबसे अधिक होती है 65 से 70%, और सबसे अधिक मात्रा में ये WBC होती है। इसका काम क्या है, पूरे शरीर में पूरे बॉडी में आपके राउंड करेगी, राउंड कर करके जितने भी आपके हानिकारक जर्म जिसको मिलेंगे उन सब क्या करेगी, उन सबको ये नष्ट कर देगी। तो याद रखिए बेसोफिल एलर्जी का कारण है, इयोसिनोफिल सर्दी जुकाम का लक्षण है, और न्यूट्रोफिल सबसे अधिक मात्रा में WBC होती है जो कि आपके शरीर में जितने भी हानिकारक रोगाणु जीवाणु होते हैं सबको घूम घूम के नष्ट करती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये तो हो गया कणिका युक्त। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई भी दिक्कत या कभी समझ आए तो हमको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने आपके डाउट्स हैं या जो चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दूसरी कणिका विहीन। दूसरा क्या है, कणिका विहीन एग्रेन्युलोसाइट्स, कणिका विहीन। अब ये दो प्रकार की होती है। पहला है मोनोसाइट्स, मोनोसाइट या मोनोसाइट्स कह सकते हैं इसे। दूसरा क्या है, लिम्फोसाइट्स। अक्सर आप लोग ब्लड चेक कराते होंगे तो वहां देखते होंगे लिखा रहता है लिम्फोसाइट्स की मात्रा कितनी है ना, तो मोनोसाइट्स लिम्फोसाइट्स ये दोनों कणिका विहीन WBC है, यानी इनमें कणिकाएं नहीं होती, इनमें क्रिस्टल नहीं होते। और मोनोसाइट्स सबसे बड़ी WBC है। क्वेश्चन आता है इससे, सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट, सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट्स, ये भी याद रखिए। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने WBC न्यूट्रोफिल, सबसे कम मात्रा में बेसोफिल, सबसे बड़ी मोनोसाइट, सबसे छोटी लिम्फोसाइट। अब इन दोनों का काम क्या है, आपके शरीर में एंटीबॉडी बनाना। एंटीबॉडी बनी रहेगी तो आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता मेंटेन रहेगी और आप बिल्कुल क्या रहेंगे, निरोगी रहेंगे। ओके, तो ये WBC का पूरा रहा कि कितने प्रकार की होती है। अब आइए देखते हैं इसका निर्माण और इसकी प्रक्रिया। निर्माण देखते हैं। निर्माण इसका भी होता है कहाँ, अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा, किस अस्थिमज्जा में, पीत अस्थिमज्जा में, माने येलो बोन मैरो में, येलो बोन मैरो। ओके, मात्रा, इसकी मात्रा कम होती है लेकिन मात्रा इसकी महत्वपूर्ण होती है। मात्रा इसकी होती है 5000 से लगभग 9 या 10,000 प्रति घन मिलीमीटर रुधिर। ठीक, प्रति घन मिलीमीटर रुधिर। कार्य देख लेते हैं इसका हम। कार्य क्या है, रोग से शरीर की रक्षा करना, यानी आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। ठीक है, WBC का निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में। मात्रा इसकी 5 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर रुधिर होती है। इसका कार्य क्या है, रोगों से शरीर की रक्षा करना। और इसकी वो आपका जीवन काल जो होता है, क्योंकि जो लड़ेगा वो मरेगा, इसका जीवन काल होता है 2 से 13 दिन मैक्सिमम। लेकिन इसमें कहीं कहीं आप 2 से 5 दिन पाएंगे, कहीं कहीं 2 से 7 दिन पाएंगे। जैसी जिसकी इम्यूनिटी उसकी वैसी WBC। क्लियर। दूसरी बात, इसका आयतन और आकार निश्चित होता है। ठीक है, इसका आयतन और आकार जो है निश्चित होता है और ये RBC से बड़ी होती है। अब एक लास्ट पॉइंट है, देख लेते हैं प्लेटलेट्स।
उसके बाद आज का टॉपिक खत्म करेंगे। बस 2 मिनट की बात और है, ठीक है। देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। नाम भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछता है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? ये होता है वहीं, कहाँ पे? जहां पे डब्ल्यूबीसी का होता है, लाल अस्थि मज्जा में। दूसरा, मात्रा इसकी कितनी होती है? इसकी मात्रा होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर रुधिर। जीवन काल इसका होता है 10 से 15 दिन। कार्य क्या है? रुधिर का थक्का जमाना, माने ब्लड को क्लॉट करना। रुधिर का थक्का जमाना। ओके, ये हमारा प्लेटलेट्स। अब देखिए, प्लेटलेट्स का पाया जाना स्तनधारियों की एक खास विशेषता है। स्तनधारियों यानी मैमल्स को छोड़ करके किसी भी जीव में दुनिया के प्लेटलेट्स नहीं होती। ओके, और उसमें से मनुष्य है, मनुष्य में तो इसकी खास विशेषता है। वरना आप देखते होंगे कि और जो अन्य जानवर हैं उसमें खून कैसे लोग बंद करते हैं अपनी जीभ से चाट करके, लेकिन मानव खून अपने आप हल्का सा जो है 2 से 7 मिनट, ये ब्लड के जमने की दर है 2 से 7 मिनट। इतने टाइम में आपका ब्लड जम जाना चाहिए। अगर नहीं जम रहा है तो क्या है? आप हेमोफीलिया के रोगी हैं। ओके साथियों, तो ये हमारा पूरा ब्लड का चैप्टर रहा, ठीक है। इसमें हमने देखा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, रुधिर, प्लाज्मा, ठीक है। अब एक हमारा जो टॉपिक बचेगा वो बचेगा ब्लड ग्रुप और हार्ट। ओके, तो चलिए उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को पूरा देखिए और आनंद कीजिए, और बिल्कुल जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम हो उसको शेयर कीजिए हमसे। आपके सुझाव का हम स्वागत करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।